स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पिछले सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आज ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर सबसे बेसिक लैंग्वेज में बताना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, ऑक्सीडेशन से तो नाम से ही समझ आ जाएगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो हमारा वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि किसी में दोनों हो, तो उसका भी केस है, आगे पढ़ेंगे। और जस्ट इसका वाइस वर्सा इसमें हो जाएगा क्या, रिमूवल ऑफ O2 एंड एडिशन ऑफ व्हाट, H2, ठीक है। चलो एग्जांपल से इसको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। देखो यहाँ क्या है, कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन हम O2 से करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ रिएक्शन में कॉपर था और फिर यहाँ प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। अच्छा, एक और रिएक्शन देखते हैं, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। जरा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, इधर क्या हो गया, कॉपर, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ देखो H2 है रिएक्शन में और इधर H2O, यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आ गया, एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो गई, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जांपल समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा, एक रिएक्शन ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड है जिसका कार्बन से रिएक्शन हुआ, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है, CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिला। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ जिंक ऑक्साइड था और यहाँ जिंक, तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ तो हो गया रिडक्शन। यहाँ C था और यहाँ CO, यहाँ तो O ऐड हो गया, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, एक MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ देखो Mn2 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Mn2 है, MnO2 है, और यहाँ पे यहाँ पे MnCl2 है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। MnO2 जो है रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, MnO2 रिड्यूस्ड हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, MnCl2 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो HCl था, यहाँ पे H2O है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज से और जानो ऑक्सीडेशन, ये तो बहुत बेसिक सा था, एक और चीज से जानो। देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, या डोनेशन ऑफ आयंस, या एक्सेप्टेंस ऑफ आयन। मतलब आयंस का जो है लेन देन हो रहा है, कोई डोनेट कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तभी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो सकता है। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आयंस तो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आयंस के बेसिस पे भी याद रखेंगे कि अगर आयंस जो हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो वहां होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो जैसे कि मेटल के केस में होता है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है ना। तो जो डोनेट, जहाँ पे जिस प्रोसेस में डोनेशन हो रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन का, वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा।
और जहां पे आपका एक्सेप्टेंस हो रहा होगा ना, जहां पे एक्सेप्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, वहां पे रिडक्शन होगा। जैसे Cl है, Cl के पास एक माइनस चार्ज होता है ना, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके पे माइनस होता है। और Na पे क्या होता है हमेशा प्लस चार्ज। तो अभी तो हमें इस बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऐसे रिएक्शंस आपको 10th में नहीं आएंगे, लेकिन हमें जानते रहना है कि ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि अगर डोनेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है तो रिडक्शन है। ठीक है, ये भी आप साथ में जानते रहो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो कोरोजन में क्या होता है, when a metal is exposed to some substances such as in the presence of oxygen, moisture or air or water, इन सब के प्रेजेंस में अगर किसी मेटल को एक्सपोज किया जाता है तो एक लेयर फॉर्म हो जाता है, एक ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, जो उस मेटल को क्या कर देता है, वीक कर देता है। क्या बोला मैंने, जब भी हम किसी मेटल को, ठीक है, जब भी हम किसी मेटल को किसके प्रेजेंस में एक्सपोज कर दे, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे एयर के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एयर में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मेटल को इन सारे सब्सटेंस के बीच में एक्सपोज किया जाए तो इस मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाएगा, उसके ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा। ठीक है, एक ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा जो कि इस मेटल को वीक कर देगा, इस मेटल को वीक कर देगा। तो इसका मतलब तब हम कहते हैं कि मेटल कोरोड हो गया है। कोरोड क्या मतलब, क्या समझते हैं, कोरोड मतलब जंग उस पे लग जाना, कुछ उसके ऊपर से कुछ कोटिंग हो जाना, कुछ लेयर ऐसा बन जाना जिससे कि वो मेटल धीरे धीरे खराब होने को लगता है। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन को खुले में छोड़ देते हैं तो वहां पे क्या होगा, अगर आप कहीं भी आयरन आपने ओपन में रखा हुआ है तो एयर होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आएगा ही, मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो आएगा ही, तो उस आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी ब्लैक कलर की एक लेयरिंग सी बन जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आयरन लोहे में जंग लग गया, वो कोरोड हो गया है। ठीक है, इसी तरह एक और चीज होती है, एक सिल्वर के ऊपर जो हमारी क्या होती है, एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा चांदी का रंग जो है बहुत जल्दी काला पड़ने लग जाता है ना, चांदी का रंग बहुत जल्दी काला पड़ने लग जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन हवा पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से चांदी का जो मेन कलर होता है वो डल होने लग जाता है। और कॉपर पे देखा होगा आपने, अगर कॉपर पे ध्यान से देखोगे तो उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ना। अलग अलग मेटल पे अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन मिला के मतलब तो यही है ना कि वो मेटल जो है वो वीक हो रहा है, यानी कि वो मेटल क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे आयरन के ऊपर जनरली आप देखते हो रेडिश ब्राउनिश टाइप की जो कलर कोटिंग हो जाती है, सिल्वर पे आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, कॉपर पे आप देखोगे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये सारे जो एग्जांपल है वो हमारे कोरोजन के एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ही एक चीज आती है रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने मेटल के खराब होने की कंडीशन पढ़ी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैट्स और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैट्स और ऑयल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब फैट्स और ऑयल कहाँ मिलेंगे, वो खाने वाली चीजों में ही हमारे मिलेंगे ना, हमारे जो फूड आइटम्स होंगे उसमें ही आपके फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर फैट और ऑयल ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाए, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए, तो क्या होता है, अगर एयर के कांटेक्ट में हमारे खाने वाली चीजें आ जाती है तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर से बैड स्मेल आने लगती है। ठीक है, बैड स्मेल आने लगती है खाने से, और उसका टेस्ट भी जो है बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं ना। क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हम फैट्स और ऑयल को एयर के कांटेक्ट में एक्सपोज करते हैं तो थोड़ी टाइम बाद वो बैड स्मेल देने लग जाता है, खाना हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए अब क्या देखते, जो हमारे चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या करते हैं, उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करके उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन, ताकि वो उसके कांटेक्ट में क्या हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो क्या हो, ना आ पाए, वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट हो जाए। उसमें हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, उसमें हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड कर देते हैं फूड आइटम से, ताकि वो प्रिजर्व रह सके, ठीक रह सके, खराब ना हो। जैसे कि हमने चिप्स में करना है, चिप्स में क्या होता है, चिप्स कैसे
खराब नहीं होते, वो काफी टाइम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या ऐड कर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस उसमें ऐड कर दी जाती है। तो इससे हमारा खाना जो है वो प्रिवेंशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अचार वगैरह होते हैं, इसमें भी फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, इसको भी हम प्रिवेंट करते हैं ना। तो एक केमिकल अगर नेम मैं आपको बताना चाहूँ तो सोडियम बेंजोएट जो होता है ये हमारा बहुत ही अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव होता है, बट जनरली इसको यूज केमिकल फॉर्म में उतना नहीं किया जाता है। तो अभी तो हम बस इतना ही जानेंगे, ठीक है, कि रेंसिडिटी का रीजन क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मेनली ये फूड आइटम्स में ही अगर होता है और कोरोजन हमारे मेटल्स में होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो एक चीज और रह गई है बताना, एक हमने बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन पढ़े, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन सब पढ़ा। एक टॉपिक और आता है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है तो उसके साथ साथ उस केमिकल रिएक्शन में एक्स्ट्रा हीट भी इवॉल्व हो रही है, उसमें क्या हो रही है, एक्स्ट्रा हीट भी इवॉल्व हो रही है, तब हम कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब हीट किसी केमिकल रिएक्शन से क्या हो, अगर जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी उसमें से रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, अगर हम कोई गैस जैसे मीथेन है, CH4, ठीक है, मीथेन है, अगर इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दूसरा हमें वाटर मिलता है और तीसरा हमें हीट मिलता है यहाँ से, ठीक है, हीट इवॉल्व होता है। जब भी देखो ना कोई चीज बर्न होती है तो उसमें से हीट निकलती है, मीथेन अगर बर्न होती है तो उसमें से हीट निकलती है, तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक, अब बस इसका उल्टा ही हो जाएगा ना, इसमें क्या, इसमें हीट रिलीज हो रही है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको हीट देना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन है, उसमें आपने क्या किया था, सभी सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल दिया था, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, हमने उसमें सिस्टम में यानी रिएक्शन में अपनी तरफ से एनर्जी डाली है, जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, फोटोलाइसिस पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, इसमें हमें प्रोडक्ट के तरफ हीट नहीं मिल रही है, हमें ऑलरेडी इसको हीट देनी पड़ रही है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 2 टॉपिक खत्म हो गए, अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मेनली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ आया हो तो आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, और फुल कोर्स और इंडिविजुअल पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इंडिविजुअल या ग्रुप में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, स्पेशली डाउट सेशन, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।